All right, we are live, everyone. A very, very good evening and warm welcome to Infinity Learn Need by श्री चैतन्या। बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न के प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो प्रारंभ सीरीज है जिसमें आप 11th वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, और 11th की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जितना जल्दी आप शुरुआत कर देंगे उतना ही बेहतर आपके करियर के लिए हो जाएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो यार कि कितना जबरदस्त कंपटीशन हो चुका है ना। कंपटीशन एकदम स्काई रॉकेटिंग हो चुका है, जबरदस्त वाला। आप देख पा रहे हो कि कितना हाई कट ऑफ गई है 2023 की, तो आप 2024 के बच्चे हो। तो आई रियली विश कि तुम लोग के साथ बहुत अच्छा हो। आई रियली विश कि कट ऑफ उतनी हाई ना जाए, और जाए भी तो आप लोग की तैयारी हो। तो स्टार्टिंग से ही बच्चों कमर कस के तैयारी हमें कर लेनी है, ताकि हम एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो फिर कट ऑफ हाई जाए कम जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी एक सीट तो हमें मिल ही जाएगी। ये हमें इंश्योर करना है, ठीक है। हेलो अरमान जी, आप कैसे हैं? अरमान मलिक साहब, क्या हाल है आपके? बढ़िया। तो भाई 11th कक्षा की अगर मैं बात करूं, तो हमने लिविंग वर्ल्ड अपना चैप्टर जो है वो शुरू करके खत्म कर दिया था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हमने शुरू करके खत्म कर दिया था। प्लांट किंगडम भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लांट किंगडम के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा चुके थे। मैंने कहा था मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ। तो आज की कक्षा में हम प्लांट किंगडम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आपकी तैयारी कैसी है पूरे चैप्टर की, वो हमें समझ में आएगा। जो बच्चा हमें मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है या हमारे प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम आया है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें। और आप इस चैप्टर की पीछे क्लासेस जाकर के जरूर देख लेना, ताकि आपका बेनिफिट हो पाए, ताकि आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चे, मेघा भारती, वेरी गुड इवनिंग। तो शुरुआत करते हैं हम कुछ अमेजिंग से क्वेश्चन से। प्लांट किंगडम के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। प्लांट किंगडम हमने फिनिश कर दिया था। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जो नया स्टूडेंट आया है मुझे देखने के लिए, आप देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स मेंशन करे हुए हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की। आप 2024 वाले बच्चे हो। अभी थोड़ा माहौल ऐसा चल रहा है कि कट ऑफ की बातें हो रही है। जो 2023 वाले बच्चे हैं थोड़ा असमंजस की स्थिति में है, ये चूज कर लिया ये चूज करे, तो कोई बात नहीं। तुम लोग ऐसे बच्चे हो जो अभी से डिसाइड कर चुके हो, तुम लोग बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट्स हो। तुम डिसाइड कर चुके हो कि यार ड्रॉप लेना ही लेना है। और जो 12th वाले बच्चे हैं वो भी डिसाइड कर चुके हैं कि यार अभी से ही शुरुआत कर देनी है, हमें वेट ही नहीं करना। अक्टूबर नवंबर में जाने का हमें वेट नहीं करना, हम अभी से ही शुरुआत अपनी कर देंगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए हेल्पफुल तो रहेगी ना। 8 to 9 आवर्स अगर निकाल पा रहे हो सेल्फ स्टडी के लिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो ऑलराइट एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं भाई अपने कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस की। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। आपसे सॉल्व नहीं होगा तो मैम विल एक्सप्लेन किस तरीके से इस क्वेश्चन को लेना चाहिए था, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज योर क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी दैट विल हेल्प यू आउट। बाकी कुछ भी हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके खुद की क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता आपकी हेल्प करेगी। उसके अलावा कुछ भी एग्जाम में आपकी हेल्प नहीं करेगा। एम आई क्लियर टू ऑल माई किड्स आउट देयर? मेरी बात समझ आ रही है? तुम लोग को समझ आ रही है? हाँ हाँ, यस। बहुत हारा सा फील होता है। हारा सा फील मतलब बहुत ही सब कुछ निकल गया, ऐसे टाइप की फीलिंग आती है क्या मेघा भारती? देखो, हारा सा क्यों फील कर रहे हो बेटा? देखो, नेगेटिविटी जो होती है ना हमारे ब्रेन में, हम एक बार नेगेटिव सोचना शुरू कर दे तो एक पूरा कैस्केड बन जाता है नेगेटिविटी का। हमको दुनिया दुनिया भर की चीजें याद आना शुरू हो जाती हैं। जैसे किसी इंसान से हमारी लड़ाई हो जाए तो हमें उसकी 10 साल पुरानी बातें भी याद आ जाती है कि इसने ये भी किया था, इसने तो ये भी किया था, है ना। तो ये हमारे ब्रेन का ही सिग्नल होता है। तो उस फीलिंग को जैसे ही फर्स्ट टाइम आए उसको सप्रेस कर देना चाहिए। आई ट्रूली अंडरस्टैंड, इतना आसान नहीं होता। मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी लो फील होता है, मुझे भी गुस्सा आता है। बट उस केस में मैं तो सिंपली ये करती हूँ, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा निकाल लो अपना, बुरा लग रहा है तो 2-4 मिनट बुरा फील करके
फिर नॉर्मल फील कर लो। तो इट्स लाइफ, इट विल कीप ऑन गोइंग, ये चलती रहेगी। यू माइट नीड अ कॉफी, यू माइट नीड सम रेस्ट, बट लाइफ विल ऑलवेज कीप ऑन गोइंग, ये चलती ही रहेगी हमेशा। तो चलो थोड़ा अगर बुरा महसूस हो रहा है, थोड़ी देर के लिए टीवी देख लिया, थोड़ी देर घूमने चले गए, किसी फ्रेंड से बात कर ली, इस तरीके से अपना माइंड आप डाइवर्ट कर सकते हो। ठीक है। हाँ, दीप मुखर्जी, हेलो बेटा, करती है कि आई शुड, ओहो इतना नहीं होना चाहिए बेटा मेघा भारती, इतने एक्सट्रीम तक नहीं सोचना है। नेगेटिविटी की चरम सीमा पे मत पहुंचो, नेगेटिविटी थोड़ी बहुत फील होते के साथ उसको करेक्ट कर लो, है ना, इतना हाई एंड पे नहीं पहुंचना है। आगे मेरी बात समझ में, ये तो बहुत ही ज्यादा अपर लेवल की बात आप कर रहे हो, है ना, एंड करना है सब कुछ, ये कोई बात नहीं होती है। आप ये सोचो, यू आर द मोस्ट सुपीरियर स्पीसीज इन एंटायर अर्थ, पूरी धरती की सबसे सुपीरियर आप ही हो। आपके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, तो उसको, सेल्फ कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करो, है ना, इससे कुछ नहीं हो जाएगा। मन्नू कह रहा है ऑल इंडिया कोटा से एससी में क्या एमबीबीएस कॉलेज 485 पे थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है बेटा। मैंने डिटेल्ड लेक्चर बनाया हुआ है स्टेट काउंसलिंग पे भी, ऑल इंडिया काउंसलिंग पे भी, है ना, आप उस पे आप उसको देख लो। ठीक है, तो पहला सवाल आपके समक्ष आ चुका है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज द फिलामेंटस स्ट्रक्चर, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो एल्गी है वो डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर अटेन कर सकता है। कॉलोनियल फॉर्म हमारी हो सकती है ना, कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, फिलामेंटस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यूनिसेलुलर हो सकती है, राइट तो वहीं पे ही एनसीईआरटी ने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी का। और जब मैम ने भी आपको एल्गी समझाया था, तो मैम ने भी आपको बड़ा ही सुंदर सा जिफ दिखाया था उस फिलामेंटस एल्गी का, और नाम है उस ब्यूटीफुल एल्गी का स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा वॉल्वॉक्स आपकी कॉलोनियल होती है, जिसमें कॉलोनीज एग्जिस्ट कर रही होती है। क्लेमाइडोमोनास आपकी यूनिसेलुलर होती है, एक सिंगल सेल थी जिसका की कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट हो जाता था। ठीक है, तो फिलामेंटस के अंदर योर एग्जांपल विल बी स्पाइरोगायरा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलो, जिसका करेक्ट हुआ वो +4 कर लो, इनकरेक्ट हुआ वो -1 कर लो। और एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चंस मैं सोल्व करा रही हूँ, क्वेश्चन सोल्व करते चलो साथ साथ में। मान लो जहां पे भी गलती हो रही है तो उसको लिखते हुए चलो। मान लो आज आप जिम्नोस्पर्म वाले क्वेश्चन में गलती कर रहे हो तो लिख लेना साइड में कि यार जिम्नोस्पर्म्स वाला पार्ट मेरा गलत हुआ है। एंजियोस्पर्म्स में गलती कर रहे हो तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में मैंने गलती कर दी है। एल्गी में गलती कर रहे हो तो उसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में मैंने गलती कर दी, ताकि उस टॉपिक को आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है, नंबर 2, Phaeophyceae algae shows the characteristic brown color due to presence of which pigment? Phaeophyceae आपकी 3 प्रकार की एल्गी है मेरे बच्चों। हमारे क्लोरोफाइसी है हमारे वन टाइप ऑफ एल्गी विच इज ग्रीन एल्गी। दूसरी एल्गी हमारे पास आ जाती है Phaeophyceae विच इज माई ब्राउन एल्गी। एंड तीसरी एल्गी आ जाती है बच्चे रोडोफाइसी, रोडोफाइसी विच इज माई रेड एल्गी, विच इज माई रेड एल्गी। तो ये हो जाती है बच्चों रेड एल्गी, ये हो जाती है मेरे लाल ब्राउन, और ये हो जाती है बच्चों ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी। ठीक बात है। तो आपसे पूछा है फियोफाइसी व्हिच इज योर ब्राउन एल्गी। जो ब्राउन एल्गी है इट विल शो द कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट, किस पिगमेंट की वजह से ये अपना कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर को शो कर रहा होता है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट है, ये है फिकोजेंथिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरेथ्रिन, इसमें से विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल? तो इट विल बी योर फ्यूकोजेंथिन। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि रेड एल्गी का कलर रेड क्यों है, तो आप कहेंगे मैम बिकॉज ऑफ फाइकोइरेथ्रिन। तो एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए ही फाइकोइरेथ्रिन भी दे दिया है। अच्छा, ये ब्लैक कलर तुमको दिख रहा है क्या? ये कलर तो दिख रहा होगा, हाँ यस। एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए फाइकोइरेथ्रिन भी दिया है, बट बच्चों फाइकोइरेथ्रिन की वजह से आपका एल्गी का रेड कलर देखने को मिलता है, रेड कलर। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन की वजह से आपका ब्राउन कलर देखने को मिलता है इनटू योर फियोफाइसी, इनटू योर फियोफाइसी। ठीक बात है, यस। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी विच इज फ्यूकोजेंथिन, डी। ठीक है, चलो सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, ऐसा क्वेश्चन जो
बहुत बार पूछा जाता है और मोस्ट लाइक्ड क्वेश्चंस मैं कह सकती हूँ इसको। तो क्वेश्चन है आपका अगार अगार पे, अगार hydrocolloidal substance which is commercially used in preparations of ice creams and jellies। आपके जो जेलीज और आइसक्रीम्स आप बनाते हो तो उसको प्रिपेयर करने के लिए एक सोलिडिफाइंग एजेंट को यूज करा जाता है, दैट इज योर अगार अगार। तो किस एल्गी से वो प्रोड्यूस हो रहा है, ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है और बड़ा ही मैं कहूंगी ऐसा सवाल है कि जो बार बार आता भी रहता है और आपको टिप्स पे करा देंगी मैम इस टाइप के क्वेश्चंस, तो है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। तो स्पेसिफिकली आपका रेड एल्गी से, आपकी रेड एल्गी से अगार अगार को एक्सट्रैक्ट आउट करा जाता है। और रेड एल्गी में भी अगर मैं स्पेसिफिक होकर के बताऊं बच्चों, इट विल बी योर गैलीडियम एंड ग्रासिलेरिया। गैलीडियम एंड ग्रासिलेरिया आर द वंस, ये दोनों ही आपकी रेड एल्गी का हिस्सा है और ये दोनों ही ऐसी एल्गी है जो कि आपके अगार अगार को प्रोड्यूस करती है। अगार अगार इज योर सॉलिडिफाइंग एजेंट। जो आप लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को आप कैसे रखोगे, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए आपको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन चाहिए और उस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को सॉलिडिफाई कराने के लिए आपको सॉलिडिफाइंग एजेंट चाहिए, तो दैट वुड बी योर अगार अगार, वो आपका अगार अगार हो जाता है। ठीक है, तो गैलीडियम एंड ग्रासिलेरिया दोनों ही रेड एल्गी से बिलोंग करते हैं और जो आपका अगार अगार प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एम आई क्लियर? यस, क्लियर है ये बात? चलो शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये सारे ही क्वेश्चन अगर आप मेरी क्लासेस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि मैम ने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको डिटेल में। तो सेशन को शेयर जरूर कर लो, इसको लाइक कर लो, इसको शेयर कर लो और अपने स्टेटस पे लगा लो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर कहीं अपने स्टेटस पे जरूर लगा लो सेशन को, ताकि आप ही के जैसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं ऐसे जगह से जहाँ पे टॉपर्स प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे रैंक 1 प्रोड्यूस होता है, तो अगर आप भी वही चीज चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाएगी अगर आप स्टेटस को लगाते हैं तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट रिस्पेक्टिवली आर। मेल एंड फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे? अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स में तो मेल वाला सेक्स ऑर्गन का क्या नाम था, फीमेल वाले का क्या नाम था, याद करो। एक तो आपका क्लब शेप था, याद आ रहा? वेरी गुड, मेघा भारती। मेघा भारती ने मुझसे पढ़ाई करी है रेगुलरली और वो एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रही है। अगर हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इट इज योर एंथ्रीडियम। मेघा भारती, आप इतने अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो, हर एक सवाल का आंसर एकदम करेक्ट किया है आपने, बहुत बढ़िया। और दीप मुखर्जी ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर किया इस क्वेश्चन का। एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज योर आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम। ठीक है, तो देख लेते हैं जी ऑप्शंस में आर्कीगोनियम एंड एंथ्रीडियम, बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो सीक्वेंस पूछी है वो मेल की पहले फीमेल की बाद में पूछी है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही ऑप्शंस में ये उल्टा दे दिया है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, नंबर 2 एम्ब्रियो से एक बात नहीं है, एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम, यस दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सीक्वेंस क्वेश्चन की ये कहती है व्हाट इज अ मेल एंड देन फीमेल सेक्स ऑर्गन रिस्पेक्टिवली, तो मेल विल बी एंथ्रीडियम एंड फीमेल विल बी आर्कीगोनियम। मतलब मैम क्वेश्चन सही जाते हैं इतनी खुशी होती है। मेगा, जब क्वेश्चन सही जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं होनी चाहिए और गलत जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। कृष्ण जी यही कहते हैं अपनी गीता में कि जितना आप न्यूट्रल रहेंगे किसी भी इमोशन को लेके उतना ही आप बेहतर महसूस करेंगे, बिकॉज हाई एंड लोज अगर आप फील कर रहे हो तो वो आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं ना। तो क्वेश्चन करेक्ट जा रहे हैं तो आप ये सोचो, खुश मत हो, आप ये सोचो मैंने सही से पढ़ाई करी है। क्वेश्चन इनकरेक्ट जा रहे हैं तो आप ये सोचो मैंने सही से पढ़ाई नहीं करी है, अब कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब करके फिर मैं ठीक कर लूंगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो खुश और परेशान होने की बजाय आप अपने ब्रेन को ये ट्रेनिंग दो कि यार बहुत बढ़िया पढ़ाई कर ली तूने, और दूसरे केस में आप ये पढ़ो, सोचो कि यार मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम बच्चों, दिस इज योर मेल सेक्स ऑर्गन, दिस इज योर फीमेल सेक्स ऑर्गन। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल इज योर आर्कीगोनियम। चलो सुपर, नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन ऑन योर स्क्रीन, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आई एम बॉर्डर लाइन 610,
दीप मुखर्जी, ये हुई ना बात। मुझे ना इस टाइप के बच्चे बहुत पसंद आते हैं। दीप, मैं बहुत ज्यादा आपको एडमायर कर रही हूँ। मुझे इस टाइप के लोग जो दूरदर्शी होते हैं और जो समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात होती है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है ना। ये चलो, मुझे तो आप याद कर लोगे जब डॉक्टर बन जाओगे कि हाँ यार मैम ने अच्छी सलाह दी थी, तो आपको ये थोड़ी सी बात याद आ जाएगी, लेकिन आपकी जिंदगी बन जाएगी, है ना दीप। तो बहुत अच्छी बात है, आप बॉर्डर लाइन पे आप तैयारी करें, क्योंकि पढ़ा हुआ ना कभी वेस्ट नहीं होता। अगर आप अब तैयारी भी कर रहे हो तो ये आपको, मान लो एमबीबीएस में एडमिशन भी हो गया तो भी हेल्प कर देगा। पढ़ी हुई चीजें कभी वेस्ट नहीं जाती हैं बेटा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपके लिए मैं तालियां बजाती हूँ। सुपर्ब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स आर। क्या इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स की? इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, नंबर 1। नंबर 2, इट इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रोवाइड मॉइस्ट कंडीशंस टू सीडलिंग्स एंड प्लांट कटिंग्स। peat moss something था, used as a fuel. Yes, very good मेघा, correct answer. तीनों ही स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है। ये तीनों ही आपकी ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो एज ए फ्यूल भी यूज होता है, नंबर 1। इट इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रोवाइड मॉइस्ट कंडीशंस टू सीडलिंग्स एंड प्लांट कटिंग्स, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये भी। हाँ जी, स्फेगनम। नंबर 2, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तीनों ही बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। यस, चलो नंबर 6 पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट जो सक्सेसफुली लैंड प्लांट्स है, विच आर द वंस द फर्स्ट लैंड प्लांट्स, द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, विच आर द वंस? कम ऑन एवरीवन। जिम्नोस्पर्म से ब्रायोफाइट है। मैंने आपको क्या कहा था? एल्गी, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो, एंजियो। जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो कुछ इसी टाइप से बनेगा कि इवोल्यूशन वाइज कुछ डिफरेंट हुआ हो, या फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी चीज जो डिफरेंशिएटिंग है किसी पर्टिकुलर प्लांट में बाकी प्लांट की कंपैरिजन में, या कोई चीज फर्स्ट टाइम अपीयर हुई है, फर्स्ट टाइम सीड कब बने, फर्स्ट टाइम सीड का हैबिट कब बनना शुरू हुआ, फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यूज कब आने शुरू हुए। इस टाइप की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस पे एग्जामिनर सवाल जरूर आपसे पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट आर जिम्नोज, जी नहीं, फर्स्ट सीड लाइक हैबिटाट, हाँ बिल्कुल परफेक्ट एवरीवन, करेक्ट आंसर इज टेरिडोफाइट। दीप, मेघा, बहुत ही सही आंसर आप बच्चों ने किया है। दीज आर ऑल्सो द वंस जहां पे कि आपका सीड हैबिट डेवलप होना शुरू हुआ था। सीड हैबिट, सीड्स नहीं बन रहे हैं। जिम्नोस्पर्म्स मींस नेक्ड सीड्स, तो वहां से सीड आना शुरू होते हैं। यहाँ पे सीड्स नहीं बनते, सीड हैबिट डेवलप होना शुरू होती है। यहाँ पे आपके हेट्रोस्पोरस स्पीसीज बनना शुरू हो जाती है। तो फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स आर योर टेरिडोफाइट्स, है ना। जब मैं फर्स्ट टाइम किसी बैच में क्लास पढ़ा रही थी ना, एक स्टोरी सुनाती हूँ तुमको। पहली बार जब मैं एक बैच में पढ़ाने लग रही थी तो ड्रॉपर बैच था, और वो ड्रॉपर भी लास्ट वाला ड्रॉपर बैच था जिन्होंने 4-5 साल ड्रॉप लिया है, ऐसे बच्चे थे। तो मोरलेस मेरी एज के वो बच्चे हो जाते थे, ठीक है। तो जब मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाना शुरू किया तो एक बच्चे ने मुझे कहा कि मैम हमें ना पटरीडोफाइट्स पढ़ा दो, एंड आई वाज सो कंफ्यूज्ड, पटरीडोफाइट्स क्यों बोल रहा है बच्चा? तो टेरिडोफाइट्स को हम पटरीडोफाइट्स बोल सकते हैं। पी जो है इसमें साइलेंट होता है, पी जो है इसमें वो साइलेंट हो जाता है, तो पटरीडोफाइट नहीं, ये है टेरिडोफाइट्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 7 वी आर डन। हाँ जी, ओ मैम ने ना हाँ ज्यादा आगे कर दिया गलती से। यस, गुड इवनिंग न्यूटन बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, है ना। ईमानदारी से आंसर करना इस क्वेश्चन का। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। टेरिडोफाइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल एरियाज। टेरिडोफाइट्स जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है एक नैरो एरिया पे। व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों है? दे नीडेड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दे आर सीडलेस and non-vascular. Good evening Ekta Sharma. The gametophyte of pteridophytes require cool, damp and shady places to grow. ये both A and C options are correct. हाँ जी,
First 144, second 340, third this, fourth this, fifth. ओके दीप मुखर्जी। यार जब मैंने 12th कंप्लीट किया था ना दीप मुखर्जी, तो दे यूज्ड टू बी माय फ्रेंड। एक मेरी फ्रेंड थी, वो जैसे मैं अगर 12th में मैं फर्स्ट आई थी अपने स्कूल में, तो वो मेरी फ्रेंड सेकंड आती थी हमेशा। तो हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप था, और आई वॉज द वन जिसने चूज किया कि यार ड्रॉप नहीं लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे नहीं थी हमारे घर की कि मैं ड्रॉप ले पाऊँ। तो मैंने आगे पढ़ना शुरू कर दिया, बट मेरी फ्रेंड ने नॉन स्टॉप 5 साल तक ड्रॉप लिया, और 5 साल के बाद उसका एडमिशन हुआ, और एम्स दिल्ली में उसका एडमिशन हुआ 5 साल के बाद। तो एम्स दिल्ली से उसने अपनी पढ़ाई शुरू करी, और अब वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। अब वो पीडियाट्रिशियन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो द थिंग इज कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉप जो आप मुझे लिख रहे हो, वो मायने नहीं रखेगा आज से 8-10 साल के बाद। अगर आप कंप्लीटली श्योर हो कि हाँ यार मेरे को यही चीज करनी है, मेरे को सेकंड थॉट है ही नहीं बिल्कुल भी, तो अगर सेकंड थॉट नहीं है तो किसी की भी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करो, आपके लिए क्या सही है, अंदर से इंस्टिंक्ट आपको आ जाएगा। और अंदर वाला जो इंस्टिंक्ट आ रहा है ना आत्मा से, वो सबसे बेहतर होता है, वो ईश्वर से उसका कनेक्शन होता है। तो भगवान ही आपको इंट्यूशन दे रहे होते हैं कि आप ये चीज जरूर कर लो जीवन में। ठीक है, तो अगर लग रहा है कि मेरे को इस इतने अटेम्प्ट के बाद भी अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि आई वांट टू बिकम डॉक्टर दीप मुखर्जी, तो यू विल श्योरली बिकम। हाँ, कठिनाई है, आती है रास्ते में, टेस्ट होते हैं, हर एक चीज के टेस्ट होते हैं। तो ये टेस्ट ही है आपका, आपके पेशेंस का टेस्ट है ये। ठीक है, तो दीप मुखर्जी पेशेंस के टेस्ट में अगर आप नंबर 1 हो जाते हो, तो यू नेवर नो कि आप कितनी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो सुपर। तो हम आ जाते हैं अपने सवाल पे वापस से। टेरिडोफाइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल एरियाज, दिस इज ड्यू टू दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नंबर 1। नंबर 2, they are seedless and non-vascular. Number 3, the gametophyte of pteridophytes require cool, damp and shady places to grow. And option number D is both A and C are correct. A and C are correct. ठीक है, तो A and C हो जाता है कि पानी की रिक्वायरमेंट है फॉर फर्टिलाइजेशन, और C है द gametophyte of pteridophytes require cool, damp and shady places to grow. जो आपके ब्रायोफाइट्स है उसको आप एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कह देते हैं, बट जो टेरिडोफाइट्स है उनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं जब वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऐसे ही एरिया में ग्रो करना पसंद करते हैं या ग्रो हो पाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन होती है, राइट। तो इसीलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट्स है। एक नैरो ज्योग्राफिकल एरिया तक ही ये सीमित रहते हैं, क्योंकि उसके बाहर अगर ग्रो करेंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है इनके ग्रोथ में, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट है फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसीलिए टेरिडोफाइट्स जो है एक स्पेसिफिक एरिया पे ही ग्रो कर पाते हैं, उसके बाहर ग्रो नहीं करते हैं। एम आई करेक्ट एवरीवन? मेरी बात आप समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो सारे बच्चे? यस, चला जाए फिर आगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। यस एवरीवन, which of the following statement is true for gymnosperms? ट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, फॉल्स। ये सारे शब्द तो जो है बहुत ही हमारे रडार में होने चाहिए। ट्रू मतलब हमें सही स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम इसको अंडरलाइन करेंगे, टिक मार्क करेंगे, देखते हैं सही स्टेटमेंट क्या है। जिम्नोस्पर्म्स हैव अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट स्पोरोफिटिक फेज एंड ए डिपेंडेंट गैमेटोफिटिक फेज। जिम्नोस्पर्म जिसमें नेक्ड सीड्स पाए जाते हैं, जो सेकंड एडवांस प्लांट है आपके। जिम्नोस्पर्म्स दे लैक वेस्कुलर टिश्यू एंड रिप्रोड्यूस via spores. Number 3, gymnosperms are seedless plants. पढ़ने की आवश्यकता नहीं आगे। Number 4, gymnosperms is group of plants which produces seeds enclosed inside the fruit. Enclosed inside the fruit. Next question का आंसर करो बच्चों। Come on everyone in the chat box. Next question everyone in the chat box.
तो सही स्टेटमेंट आपसे पूछी है, जिम्नोस्पर्म्स में आपके डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ कि जो डोमिनेंट फेज है बच्चों वो आपका स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट इज योर मेन डोमिनेंट फेज, और जो गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप हो रहा है, तो ये आपका हप्लॉइड स्टेज, ये आपका डिप्लॉइड स्टेज। डिप्लॉइड स्टेज ज्यादा समय के लिए रहता है, इसीलिए जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक होती है। ठीक है बच्चे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म्स हैव अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट स्पोरोफिटिक फेज एंड अ डिपेंडेंट गैमेटोफिटिक फेज, इसीलिए इनकी लाइफ साइकिल भी डिप्लॉन्टिक हो जाती है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी, करेक्ट है एवरीवन इन द चैट बॉक्स। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर एवरीवन? हाँ जी, फटाफट से बताओ मुझको चैट बॉक्स में, क्या मेरी बात आप बच्चों को समझ आ रही है? यस और नो एवरीवन? यस मैम, यस मैम। चलो सुपर, आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3B तो ठीक है। मेघा, चलो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर सीडलेस प्लांट, जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स नहीं होते क्या बेटा? मेघा भारती, जिम्नोस्पर्म्स आर द फर्स्ट प्लांट जहां पे सीड डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। दीज आर द प्लांट्स हैविंग सीड। जिम्नो मतलब नेक्ड, स्पर्मा मतलब सीड्स, यहाँ पे सीड्स प्रेजेंट है, सीडलेस कैसे हुआ मेरे बच्चे? मेघा भारती, 3 क्यों नहीं 3 कैसे होगा बता मेरे को मेघा भारती? हाँ, सीडलेस नहीं होगा ना बेटा। जिम्नोस्पर्म तो पहले ऐसे प्लांट है जिसमें सीड्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ मेरे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कोरेलॉइड रूट्स आर फाउंड इन। अब पाइनस और साइकस हमारे को याद नहीं हो पाता क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि हमारी एक टाइप की रूट को हम माइकोरहिजा वाली रूट कहते हैं और दूसरे टाइप ऑफ रूट को हम कोरेलॉइड रूट कहते हैं। तो भाई अगर फंजाई से एसोसिएशन है आपके पाइनस प्लांट का, तो उसको हमने कहा माइकोरहिजल, उसको हमने कहा माइकोरहिजल। बट अगर फंजाई से नहीं, आपके साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएशन है साइकस का, तो उसको आप कोरेलॉइड रूट कहते हैं। तो याद अगर नहीं रह पाता तो बड़ी सिंपल सी बात है, सी क्यूब से हम याद कर लेंगे। सी क्यूब का मतलब होता है 1C स्टैंड्स फॉर कोरेलॉइड, सेकंड C स्टैंड्स फॉर साइकस एंड थर्ड C स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन विल बी विद साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएशन हो जाएगा, तो सी क्यूब से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में आपको पाइनस और साइकस दोनों में अलग अलग टाइप का एसोसिएशन देखने को मिलता है। माइकोरहिजा इज एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड द हायर प्लांट ओवर हियर इज पाइनस। पाइनस की रूट्स के साथ में अगर फंजाई सिम्बायोटिकली एसोसिएट कर लेता है उसको आपने माइकोरहिजा कहा। एंड कोरेलॉइड रूट्स क्या होती है? अगर साइकस का एसोसिएशन है साइनोबैक्टीरिया से तो उसको आपने कोरेलॉइड रूट्स कह दिया। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, हम याद नहीं रख पाते हैं कि किसमें साइकस है किसमें पाइनस है, तो सी क्यूब से हम याद कर सकते हैं। व्हाट इज सी क्यूब? सी क्यूब में एक सी आपका कोरेलॉइड रूट्स को दर्शाता है, एक सी आपका साइकस को और तीसरा सी आपका साइनोबैक्टीरिया को दिखा रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज साइकस, व्हिच इज साइकस। चलो क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन, which category of plants shows special reproductive structure flowers? किस कैटेगरी में फ्लावर्स देखने को मिलते हैं? क्या जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर बनते हैं, पटरीडोफाइट्स में बन रहे हैं, कॉनिफर्स में बन रहे हैं, या एंजियोस्पर्म्स में बन रहे हैं? फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट किसको कहते हैं? एक ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट ऐसे हैं जिसको कि आप फ्लावरिंग प्लांट कह देते हैं। विच वंस आर दोज? वो कौन से हैं बताओ फटाफट से। फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग किसमें फ्लावर आता है?
which is the reproductive structure, that is your angiosperms. तो angiosperms are the ones जिसको कि आप flowering plant कहते हैं, because यहाँ पे आपका फ्लावर जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, जो कि आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो भाई हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आप मुझको चैट बॉक्स में जरूर बताना कि 10 मल्टीप्लाई बाय 40 टोटल मार्क्स हो गए 40। 40 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं मुझे चैट बॉक्स में जरूर 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 बताना। ठीक है, चैट बॉक्स में बताना कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। ऐसे ही और चैप्टर के भी क्वेश्चंस कराना। हाँ बिल्कुल मेघा भारती, सारे चैप्टर के क्वेश्चंस कराएंगे, सारे चैप्टर्स पढ़ाए भी जाएंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो और सारी क्लासेस में कंसिस्टेंटली लाइव क्लास में आते रहो, बिकॉज रिकॉर्डेड में वो मजा नहीं है। मजा क्या आपने सवाल पूछ पाते हो और ना ही आपको जवाब मिल पाता है मैम की तरफ से। तो जो भी सवाल है वो भी आप पूछ पाओगे, तो लाइव क्लास में ज्यादा बेहतर आपकी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, तो चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे सारे बच्चे। सेशन को लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो, अपनी स्टेटस के ऊपर जरूर लगा लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।